हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज भट्ट स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, हमने एक रीजनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिलोजिज्म का एक पार्ट सॉल्व किया था, जहां पर हमने लॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। मतलब जो लॉजिकल सेगमेंट था सिलोजिज्म का, उसके बारे में बात की थी। आज हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारा पहले पुराना लेक्चर ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि जब तक आपको लॉजिकल पोर्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आज का जो लेक्चर है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे देन आपको ये लेक्चर जो होगा ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम। अगला जो सेगमेंट है हमारा, जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था, लास्ट के बाद की बात करेंगे आज। तो आज हम सिलोजिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं आइदर केस। ठीक है, लॉजिकल पार्ट हमने कर लिया था। आज जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम आइदर केस की। अब पहले डिसाइड कर लेते हैं कि पहले ये आइदर केस है क्या, यानी कहाँ पे मैं आइदर केस अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइदर केस के लिए मेरी कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आइदर केस अप्लाई करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। कि मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ रटा हुआ नॉलेज लेके चले जाते हैं एग्जाम में, और यही देखते हैं कि दो एलिमेंट होने चाहिए, एक जैसे एलिमेंट जहाँ दिखाई दे रहे होते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन दिखाई दे रहा होता है। वो सोचते हैं हर जगह पे आपका आइदर केस अप्लाई हो जाएगा। आइदर केस अप्लाई होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, उन्हें पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज पहले हम उन कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं लूँगा इसके लिए, पहले आप इस एग्जांपल को समझो, उसके बाद हम बात करते हैं कि आइदर केस अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज करो ये दो आदमी हैं, एक ये आदमी है जिसका नाम है सपोज करो ए, एक यहाँ पे मैं दूसरा आदमी बना देता हूँ जिसका नाम है बी। ये दो लोग हैं, एक ए और एक बी। इन ए और बी को, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इन ए और बी का क्या आपस में रिलेशन है ये आपको अभी तक नोन नहीं है। दो लोग हैं ए और बी, इन्हें आप नहीं जानते हो, ए और बी के बीच क्या रिलेशन है वो आपको नहीं पता है। तो आज हम बात करते हैं कि ए और बी के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच क्या रिलेशन है ये रिलेशन अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जब नहीं पता है तो अगर मैं आपको कहूँ, एक मैं आपको कंक्लूजन अगर दूं, एक निष्कर्ष मैं आपको दूं कि ए और बी जो है वो भाई हैं। मैंने क्या बोला, ए बी का भाई है। तो क्या आप बोल सकते हो कि ए बी का भाई है? अगर मैं कहूं कि ए और बी, जिन दो लोगों को आप नहीं जानते, इनके बारे में मैं एक संबंध आपको बता रहा हूं, ए बी का भाई है, तो क्योंकि आप ए और बी के बीच के किसी भी संबंध को नहीं जानते हो, किसी भी रिलेशन को नहीं जानते हो, तो आप बोलोगे कि सर जो आप कह रहे हो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि ये लॉजिकली गलत है। लॉजिकली हम किसी चीज़ को कब गलत कहते हैं? जब वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, या जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, अगर वो चीज़ कभी भी कंक्लूजन में आती है तो हम उसे लॉजिकली गलत मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको एक और चीज़ बोल दूं, सेकंड एक और चीज़ मैं आपको लिख दूं कि ए बी का भाई नहीं है। ठीक है, मैंने एक दूसरा आपके पास कंक्लूजन दे दिया, ए बी का भाई नहीं है। अब दो ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हो, इनके बारे में मैं अब आपको ये निष्कर्ष दे रहा हूं कि ये दोनों भाई नहीं है। ठीक है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये सही है? तो आप बोलोगे इसकी सर जब हम ए और बी को जानते ही नहीं तो ना हम ये कह सकते कि ए बी का भाई है, ना हम ये बता सकते कि ए बी का भाई नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ए बी का भाई होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ इसी की बात करूं तो ये भी अपने आप में क्या है बेटा, गलत है। पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन तो ए और बी का होना ही होना चाहिए। या तो ए बी का भाई होगा या ए बी का भाई नहीं होगा। इन दोनों में से एक ना एक रिलेशन मेरा यहाँ पे ए और बी के बीच होना ही चाहिए। तो इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, आइदर केस। अब आइदर केस का मतलब क्या हुआ, मैं कहूँगा या तो आइदर ए इज द ब्रदर ऑफ बी, या तो ए बी का भाई है, और
ए इज नॉट द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई नहीं है। ठीक है, तो आपने दोनों ही चीजें बोल दी, आपने बोला है भी या फिर नहीं भी। तो इस तरह का जो केस होता है उसे हम बोल देते हैं क्या, आइदर केस। अब जब आपने आइदर केस लगाया इस एग्जाम्पल में, तो समझो बेटा कि आपने कब आइदर केस अप्लाई किया, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन थी जो पहले फॉलो होनी चाहिए थी। इसमें मैं अगर बात कर रहा हूं पहली कंडीशन की, तो पहली चीज आपने क्या नोटिस की, पहली चीज आपने जो नोटिस की वो ये नोटिस की कि जो रिलेशन आपके पास, जिन एलिमेंट का रिलेशन आपके पास निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन में लिखा है, उनके बीच आपको वो रिलेशन विजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला ना ए बी का भाई है, तो मुझे ए और बी का जो रिलेशन था वो नहीं दिखाई देना चाहिए था, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं पता है, इसीलिए मैंने इसको गलत भी बोला। तो पहला चीज हमारे पास क्या चाहिए, फर्स्ट हमें जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए नो विजिबल रिलेशन। ठीक है, नो विजिबल रिलेशन, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि वो जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली, यानी कि अगर मैं उसे लॉजिकली चेक करता हूं तो वो कैसा होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो सही नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ए और बी के बारे में बात करूं कि ए बी का भाई है, तो क्या आप बोल सकते हो, तो आप बोलोगे कि नहीं पता, गलत है, तो इसका मतलब ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये विजिबल नहीं था। अगर मैं कहूँ ए बी का भाई नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी विजिबल नहीं है, ये भी लॉजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, नो विजिबल रिलेशन, कोई विजिबल रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई संबंध नहीं दिखाई देना चाहिए जो आपके निष्कर्ष में लिखा गया है। जैसे ए बी का भाई है, ये नहीं दिखाई दिया, ए बी का भाई नहीं है, ये भी नहीं दिखाई दिया। तो पहली चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं है तब तक आप आइदर केस अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसे समझना बेटा, अगर मुझे पता होता कि ए और बी जो है ये दोनों भाई हैं, अब अगर ये मुझे पता होता तो मैं सीधा सीधा बोल देता मेरा पहला वाला जो निष्कर्ष था ए बी का भाई है ये सही होता। तो जो चीज सही है बेटा उसके साथ कभी भी आप आइदर केस अप्लाई नहीं करते हो। मतलब मैं, अगर मुझे पता है कि ए और बी भाई हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि या तो ए और बी भाई हैं या नहीं है। जब मुझे पता है कि ए और बी भाई हैं, तो मैं सीधा कहूंगा कि मेरा जो पहला निष्कर्ष है वो अपने आप में सही है। ठीक है, तो जो चीज पता होती है यानी कि जो लॉजिकली करेक्ट है वो अपने आप में सही होती है। और आइदर केस के लिए हमें वो चीज कैसी चाहिए, लॉजिकली इनकरेक्ट होनी चाहिए। वो कब हो सकता है, जब हमें वो रिलेशन विजिबल नहीं होता हमारे डायग्राम में। क्लियर है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मुझे ये है। सेकेंड रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी, सेकेंड रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए दो ऐसे कंक्लूजन चाहिए जिसके एलिमेंट आपके क्या हो, सेम एलिमेंट हो। ठीक है, दूसरी रिक्वायर्ड मुझे क्या चाहिए कंडीशन, कि दो एलिमेंट जो मेरे पास हो वो क्या हो, सेम हो। दूसरा एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसका जो ऑर्डर हो यानी इसका जो क्रम हो वो भी सेम हो एक्सेप्ट नो। ठीक है बेटा, नो को छोड़कर बाकी केस में क्रम भी जो हो वो सेम हो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं नो की, तो नो का अगर डायग्राम में ए और बी के बीच बनाता हूं तो इन दोनों केस में ये डायग्राम मुझे दोनों तरफ को एक ही जैसा दिखाई देता है। मैं कहूंगा नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, इसका ये भी मतलब है कि कोई बी ए नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ए और बी का कोई भी सीक्वेंस आप ले लो वो दोनों तरह से एक ही जैसा दिखाई देगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि सेम ऑर्डर तो हो, पर किसको छोड़ के, नो को छोड़ के। नो में ऑर्डर जैसा मर्जी इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए बेटा, सेम एलिमेंट होने चाहिए। नो को छोड़कर बाकी सबका जो सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी ये है। थर्ड रिक्वायरमेंट जो आपकी रहती है आइदर केस अप्लाई करने के लिए, वो ये चाहिए कि आप पे एक कंक्लूजन यानी इनमें से एक कंक्लूजन पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता हूं, ठीक है, और दूसरा आपका एक ऐसा कंक्लूजन हो जो नेगेटिव रिलेशन को दिखाता हो, वो चाहे किसी भी सीक्वेंस में हो, वो चाहे पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो, पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे दो कंक्लूजन ऐसे चाहिए जिसमें एक में पॉजिटिव रिलेशन एक में नेगेटिव रिलेशन आता।
ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी थी कंडीशन। तो हमारे पास पहला रिलेशन, जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो है नो विजिबल रिलेशन, मतलब दो एलिमेंट के बीच आपको संबंध नहीं दिखाई देना चाहिए, जिस वजह से वो लॉजिकली क्या होने चाहिए, इनकरेक्ट होने चाहिए। दूसरा हमें क्या रिक्वायर्ड है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेम ऑर्डर में होने चाहिए। किसको छोड़ के, नो को छोड़ के। नो को क्यों छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि नो का रिलेशन जो होता है वो दोनों तरफ को एक ही जैसा विजिबल होता है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि एक कंक्लूजन या एक निष्कर्ष पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं इसमें कि अगर यहाँ पर सम हो यानी सम का रिलेशन हो, तो यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, सम नॉट का रिलेशन आ जाए। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ऐसे ही ऊपर वाले में ऑल आ जाए, नीचे वाले में क्या आ जाए बेटा, सम नॉट आ जाए। ये क्लियर हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और रिलेशन आ सकता है कि ऊपर वाले में मेरे पास क्या आ जाए, सम आ जाए, नीचे वाले में मेरे पास क्या आ जाए, नो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक चीज और जरूर ध्यान रखना कि ऑल और सम, ऑल और नो, ऑल और नो जो होता है ये अपने आप में कंप्लीट रिलेशन होता है। मतलब जब ऑल और नो का रिलेशन आप बना देते हो तो इसके बाद और कोई भी चॉइस नहीं रहती है रिलेशन बनाने की। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑल और नो के बीच में कभी भी आपका आइदर केस अप्लाई नहीं होता, चाहे एक पॉजिटिव हो चाहे एक नेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्या है बेटा, कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं, कंप्लीट कंक्लूजन है, एक पूरा रिलेशन ये दिखा देते हैं। इसके अलावा बाकी रिलेशन के होने के कोई भी चांस नहीं बनते हैं। तो ऑल और नो के बीच हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे अपनी आइदर कंडीशन को। तो आइदर कहाँ अप्लाई होगा, सम और सम नॉट के बीच, ऑल और सम नॉट के बीच, सम और नो के बीच। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है जब हम अपना आइदर केस पढ़ते हैं। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज। तो इस पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन जरा लेके देखते हैं। तो सपोज करो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको जरा समझना है आप सबने। तो देखते हैं आइदर केस कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लाइक इस तरह का अगर सपोज करो क्वेश्चन आया तो वो ये देखते हैं कि ए सी है, ए सी नहीं है, बोल देते हैं ये आइदर है। फिर बोलेंगे कि बी डी नहीं है, बी डी है, तो इसका मतलब बोल देते हैं इनमें भी आइदर है। ऐसा बेटा आइदर नहीं चेक होता है। आइदर की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो अगर पूरी होगी तभी आपका आइदर केस अप्लाई होगा, अदरवाइज आप आइदर केस अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये जरूर ध्यान रखना। वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो आपने ऑलरेडी लिख ली है इससे पहले। ठीक है, तो जरा बात कर लेते हैं पहले। तो पहले हम जरा डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं अपनी स्टेटमेंट्स का। जो स्टेटमेंट्स हमारे पास लिखी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स का हम जरा एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। पहली स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है सम ए आर बी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखा सम ए आर बी। हमने बात की थी कि डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट के लिए ही आप ड्रॉ करते हो। अगला क्या है, सम बी आर सी। ठीक है, सम बी आर सी। थर्ड आपको क्या बोला है, नो सी इज डी। कोई सी क्या नहीं है बेटा, डी नहीं है, नो सी इज डी। ये आपके पास डायग्राम बनता है आपके स्टेटमेंट्स के लिए। अब देख लेते हैं हमारे कंक्लूजन को। तो पहला लिखा है सम ए आर सी। पहला जो निष्कर्ष लिखा है फर्स्ट, वो लिखा है सम ए आर सी। तो सम ए आर सी के लिए मुझे ये रिलेशन ऐसा दिखना चाहिए था और ये रिलेशन मुझे विजिबल नहीं हुआ, यानी कुछ ए सी है, इसके लिए मुझे ये डायग्राम दिखना चाहिए था, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहला वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है बेटा, गलत है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, और जो चीज नहीं दिखाई देती उसे हम क्या बोलते हैं, ये लॉजिकली गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कह रहा है कुछ ए सी नहीं है। कुछ ए सी नहीं है, मैंने पढ़ा था कि कुछ ए सी नहीं है। इसके लिए आपको ए का कुछ हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा, इससे एक लाइन जाननी चाहिए थी जो सी के साथ नो का रिलेशन बनाती हो, पर ऐसा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।
ए से ऐसी कोई लाइन नहीं जा रही है जो सी को टच करती हो, तो मैं बोलूँगा ये वाला रिलेशन भी मुझे विजिबल नहीं होता, ये भी मुझे दिखाई नहीं देता। तो जो मेरा सेकंड वाला निष्कर्ष है बेटा, ये भी मुझे नहीं दिखाई दिया, यानी कि सम ए आर नॉट सी, ये भी मुझे विजिबल नहीं था, ये भी नहीं दिखाई दिया। अब आपके पास देखो, जो पहली रिक्वायरमेंट है आइदर की, क्या वो सेटिस्फाई हुई? तो पहले रिक्वायरमेंट के लिए हमने क्या था कि जो दो कंक्लूजन आप पे थे, उनमें जो निष्कर्ष लिखे हुए थे, वो रिलेशन आपको अपने वेन डायग्राम में विजिबल नहीं होने चाहिए। तो मुझे ये दोनों चीजें नहीं दिखाई दी, तो मैं कहूँगा ये दोनों लॉजिकली इनकरेक्ट हो गए। तो पहली रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई। दूसरी मुझे क्या चाहिए था? दूसरा मुझे चाहिए था कि दोनों के एलिमेंट, यानी दोनों में जो तत्व इस्तेमाल हुए हैं वो सेम हो। जैसे यहाँ ए सी है, यहाँ पे भी क्या बेटा ए सी है, दोनों के तत्व भी समान है। क्रम सेम होना चाहिए क्योंकि सम सम आया है ना, सम और सम नॉट आया है, तो क्रम भी सेम होना चाहिए। हमने बोला था नो को छोड़कर बाकी सब जगह पे क्रम जो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट सेम आ रहे हैं और समान क्रम में भी आ रहे हैं, सेम सीक्वेंस या सेम ऑर्डर में भी आ रहा है, ठीक है। अगली चीज हमें क्या चाहिए थी? थर्ड, कि एक पॉजिटिव रिलेशन और एक नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। तो ये देखो, ये पॉजिटिव रिलेशन है और सेकंड वाला हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों निष्कर्षों ने, इन दोनों कंक्लूजन ने हमारी जो आइदर की तीनों रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई कर दी। इसीलिए मैं कहूँगा कि इनके बीच में क्या अप्लाई कर सकता हूँ? आइदर केस अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पहले दो के रिस्पेक्ट में या तो पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? आप दोनों में से किसी एक को सही नहीं बोल सकते। आपका आंसर क्या होगा? या तो पहला ही सही हो सकता है या फिर दूसरा ही सही हो सकता है, इनमें से कोई एक ही है जो सही है। क्लियर है? तो इसे हम बोल देते हैं आइदर। सेम चीज मैं अप्लाई करके देखता हूं अपने थर्ड और फोर्थ के लिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में भी सेम ही है, बी डी लिखा है, बी डी लिखा है या नहीं है, या है, पर क्या आइदर अप्लाई होता है नहीं, वो पहले चेक करना जरूरी है। तो पहले मैं चेक करता हूं कि कुछ बी डी नहीं है। देखो यहाँ पे आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बी सी है, ये दिखता है सबको। अब जो बी सी है बेटा, यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये सी से जो लाइन जा रही है, ये सी के सारे हिस्से से होके जाती है, तो इसका मतलब यहाँ से भी जाती होगी ये लाइन। तो हम कह रहे हैं कि बी का ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये डी नहीं है, तो ये रिलेशन आपको विजिबल होता है, ये रिलेशन आपको दिखाई देता है। अब अगर ये रिलेशन लॉजिकली दिखाई दे रहा है तो बेटा ये लॉजिकली सही हो गया ना। तो जो चीज बेटा सही है उसके बीच हम आइदर केस अप्लाई नहीं करते हैं। हमें क्या चाहिए? दोनों चीजें लॉजिकली गलत होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, ये थर्ड वाला जो निष्कर्ष लिखा था ये तो अपने आप में ही सही है। क्लियर है बेटा? तो थर्ड वाला अगर सही है तो ये आइदर केस को फॉलो नहीं करता, मतलब मेरी पहली रिक्वायरमेंट जो थी वही गलत हो गई। तो आगे अब मैं चेक भी नहीं करूँगा कि इसका सीक्वेंस क्या था, ऑर्डर क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो नहीं देखना, मुझे वो रिलेशन दिखाई दे गया, तो मेरे लिए ये निष्कर्ष सही है। क्लियर है? अगर मैं इस फोर्थ की बात करूं, कुछ भी डी है, तो उसके लिए मेरे पास बी और डी का रिलेशन ऐसा दिखना चाहिए था, ये मुझे नहीं दिखाई देता, तो मैं बोलूँगा ये वाला गलत है। ये क्लियर होता है? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले दो, फर्स्ट और सेकंड में तो मैं आइदर अप्लाई कर सकता हूँ, बट थर्ड और फोर्थ में मैं अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा थर्ड वाला अपने आप में ही सही है। ठीक है? ये क्लियर हो रहा होगा? ऐसे ही सपोज करो, मैं एक और आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। अगर सपोज करो यहाँ मैं एक और कंक्लूजन दे देता हूँ, पांचवा एक और कंक्लूजन दे दिया। सपोज करो एग्जाम में इतने कंक्लूजन नहीं रहेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है? मैंने यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा दे दिया, मैंने बोला एक और लिख दिया, कोई डी बी नहीं है। एक मैंने आपको ये दे दिया, कोई डी बी नहीं है। क्या आपको ये रिलेशन दिखाई देता है? कोई डी बी नहीं है। उसके लिए तो ये बी जो था ये पूरा या तो सी के अंदर होता या बी के पूरे पार्ट से होके एक लाइन जा रही होती जो डी के साथ होती रिलेशन, तो ये मुझे नहीं दिखाई देता, तो मैं बोलूँगा ये मुझे नहीं दिखाई देता। अब देखो, अब मेरे पास क्या है,
ये वाले दोनों अगर मैं निष्कर्ष बोलूं फोर्थ और फिफ्थ को, तो फोर्थ पॉजिटिव रिलेशन है, फिफ्थ नेगेटिव रिलेशन है, ये भी मुझे दिखाई नहीं देता, ये लॉजिकली गलत है, ये भी मुझे दिखाई नहीं देता, ये भी लॉजिकली गलत है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कोई, इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे नो बी इज डी। अब क्या आ गया यहाँ पे नो, तो नो आने की वजह से जो सीक्वेंस है, या सॉरी डी इज बी, तो नो की वजह से जो सीक्वेंस होता है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं नो डी इज बी बोलूंगा तो नो डी इज बी ऐसा ही बनेगा, ठीक है, जैसा नो बी इज डी बनता है। क्लियर है? तो ये जो रिलेशन है ये भी मुझे विजिबल नहीं है, ये भी विजिबल नहीं है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों के एलिमेंट सेम है, नो की वजह से ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं चौथे और पांचवें में आइदर अप्लाई कर सकता हूं। तो ये मेन रिक्वायरमेंट होती है बेटा आइदर अप्लाई करने के लिए। तीनों रिक्वायरमेंट अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो आप बोल सकते हो आइदर अप्लाई हो जाएगा, और अदरवाइज आपका आइदर केस अप्लाई नहीं होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं होता कि ए सी, ए आर नॉट सी, बस बहुत से बच्चे यही सोच के चले जाते हैं एग्जाम में, सोचते हैं इधर तो लग ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है बेटा, इधर के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सेटिस्फाई होनी जरूरी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सेम ही चीज पे, सेम ही कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं वो देख के बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किन किन के बीच आपको लगता है कि आइदर केस अप्लाई होगा, ठीक है। तो जिनको आइडिया लग रहा है कि क्या करना है मुझे आइदर अप्लाई करने के लिए, वो जरूर अपना सॉल्यूशन देते रहें कमेंट बॉक्स में। तो अब देख लेते हैं इसमें, ओके। पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे वेन डायग्राम चाहिए अपनी स्टेटमेंट को लेके। मेरे जो स्टेटमेंट है, यानी जो कथन है, उसमें क्या लिखा है, पहला कथन है मेरे पास कुछ ए बी है, सम ए आर बी, पहला मुझे यही रिक्वायर्ड है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, सभी बी सी है, ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, हमने ये भी ड्रॉ करना है, तो ऑल बी आर सी, ये भी ड्रॉ हो गया, सभी बी सी है। थर्ड क्या रिक्वायर्ड है आपको, थर्ड रिक्वायर्ड है नो सी इज डी, कोई सी क्या नहीं है बेटा, डी नहीं है, ये आपको थर्ड वाला है। स्टेटमेंट ड्रॉ हो गई। अब बात कर लेते हैं निष्कर्षों की। पहला बात करते हैं सम ए आर सी, कुछ ए सी है, क्या विजिबल है, विजिबल है क्या, सम ए आर सी, ऐसा दिखता है क्या ए और सी, सम ए आर सी, ये विजिबल है, दिख रहा है ए और सी, ये देखो क्या ए है और सी है, ए का कुछ हिस्सा सी में, तो ये विजिबल है। अब अगर ये विजिबल है बेटा, तो इसका मतलब ये लॉजिकली तो सही हो गया। तो पहली कंडीशन आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वही सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब आइदर का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। सेकंड देखो, नो ए सी, नो ए सी कैसा होता है कि ए सी, मुझे तो दिखता है कि सम ए आर सी, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, तो ये लॉजिकली गलत है, बट वो तो लॉजिकली सही है ना, तो इसमें आप आइदर केस अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपका पहला वाला जो निष्कर्ष है बेटा वो अपने आप में ही सही है। ये क्लियर है? तो पहले दो में आपका आइदर केस अप्लाई नहीं होता। थर्ड फोर्थ पे बात करते हैं। थर्ड में लिखा है कुछ ए डी है, सम ए आर डी, क्या ए और डी का ये रिलेशन आपको विजिबल है, ए और डी, कुछ ए डी है, तो मैं बोलूंगा ए और डी का मुझे ऐसा कोई रिलेशन विजिबल होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो मैं ये क्या कहूंगा, ये वाला जो चीज है ये क्या है, गलत है। तो मैं कहूंगा थर्ड वाला मेरा जो निष्कर्ष है, यानी सम ए आर डी ऐसा मुझे विजिबल नहीं होता, तो ये गलत है। अगला मैं कहूं नो डी इज ए, नो डी इज ए के लिए मुझे ऐसा डायग्राम दिखना चाहिए था। अब नो डी इज ए बोल दूं या नो ए इज डी बोल दूं, ये दोनों एक ही तरह से डायग्राम ड्रॉ करता है, ठीक है। सम ए आर डी ये ऐसा बनना चाहिए, नो ए इज डी वही शो करता है जो नो डी इज ए शो करता है। तो इसका ये मतलब है कि ये दिखाई देना चाहिए था, ये ऐसा भी कोई नहीं दिखाई देता, मुझे सिर्फ क्या दिखाई देता है कि सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, मुझे ये दिखता है, मुझे ये नहीं दिखाई देता कि कोई भी ए डी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी मुझे दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब ये भी बेटा क्या है, लॉजिकली गलत है।
तो अब मेरे पास क्या बनता है कि मेरे पास दो कंक्लूजन ऐसे आ गए जो लॉजिकली गलत हुए। क्यों लॉजिकली गलत हुए? क्योंकि वो चीजें आपको दिखाई नहीं दी। फिर एक पॉजिटिव आपके पास कंक्लूजन आया, एक नेगेटिव आप पे कंक्लूजन आया, दोनों के एलिमेंट जो थे वो सेम आए, और ऑर्डर जो है वो नो की वजह से डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्डर क्या रहा होगा। ऑर्डर चाहे ए डी रहे चाहे डी ए रहे, वो एक ही जैसा दिखता है जब हम बात नो की करते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये भी गलत है ना। ओके, अगली चीज अगर देखें, पॉजिटिव चाहिए था एक नेगेटिव, ये भी दोनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं, पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ हैं, ये तीनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर जाते हैं, इसीलिए मैं कहूँगा कि इनके बीच आप आइदर केस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आइदर केस कब अप्लाई होता है। कब होगा? जब रिलेशन विजिबल नहीं होंगे दो कंक्लूजन के, दोनों के एलिमेंट आपके सेम होंगे, उनका सीक्वेंस यानी ऑर्डर सेम होगा। किसको छोड़ दें? अगर कोई नहीं के रिलेशन को, यानी नो के रिलेशन को। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे रिलेशन एक ही जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अगली चीज, एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, तभी आपका आइदर केस दो कंक्लूजन के बीच अप्लाई हो सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि अगर मैं बात कर रहा हूं कोई ए सी नहीं है, सपोज एक ये है, अगर मैं यहां पे बोलूं ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, तो क्या इन दोनों के बीच आप आइदर अप्लाई कर सकते हो? तो अभी हमने बात की थी, याद होगा, कि यह है नो का स्टेटमेंट और यह है ऑल का स्टेटमेंट। ऑल और नो के बीच भी हम आइदर केस अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंप्लीट रिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा शायद आपको आइदर केस। तो ये हमारे पास रहता है रीजनिंग में आइदर केस। तो सिलोजिज्म की बात जब भी होगी तो आइदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। अब आपको क्लियर है कि आइदर कहाँ पे आपको और कैसे आपको अप्लाई करना है। अपनी ये जो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है बेटा, इसको हमेशा चेक करना, अगर सेटिस्फाई होती है तो आइदर अप्लाई होगा, नहीं होती है बेटा तो आपका आइदर केस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे के सेगमेंट की। तो हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगले लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक है आइदर केस और दूसरा था पॉसिबिलिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी कब सही होता है, पॉसिबिलिटी होता है क्या है, उसको समझना जरूरी होता है। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी हिंदी में बोला जाए तो संभावना। ठीक है, भी संभावना क्या होता है उसको समझना बेटा। अब ये संभावना कब सही होगी इसको भी समझना, कि संभावना कब सही होती है, कब संभावना सही नहीं होती, इसको समझना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं एक और ले रहा हूँ, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। ठीक है, सपोज करो ये एक लड़का है ए, ठीक है, इसकी अब शादी की एज हो गई है ए की। अब आपको इसकी शादी करानी है बेटा इस ए की। ठीक है, ए की अब शादी करानी है आपको। यहाँ पे दो एक लोग बना देता हूँ मैं, ये जो है ये सी है, ये ए के क्या है, फादर है। ठीक है, ये सी जो है ये ए के फादर हैं, और एक हमारे पास डी है, ये जो डी है ये ए की मदर है। ठीक है, समझना इस चीज़ को अच्छे से। तो एक ऐसा लड़का है जिसकी हमें शादी करानी है, इसके फादर सी हैं, इसकी मदर क्या है, डी हैं। ये ऑलरेडी रिलेशन है ए का सी और डी के साथ, मतलब ए और सी का ऑलरेडी एक रिलेशन बना हुआ है, किसके साथ, सी और डी के साथ, जो क्या है, फादर और मदर है। अब हम ए की शादी कराने जा रहे हैं, सपोज करो बी से। तो बेटा ए और बी की शादी करानी है, ठीक है, ये बी है। तो ए के घर वाले जो हैं वो बी के लिए, सॉरी ए के घर वाले हैं वो ए के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, एक लड़की इन्हें मिलती है बी। अब हमें चेक करना है कि ए की शादी आप बी से करवा सकते हो या नहीं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक करोगे शायद पहले। ठीक है, कुंडली चेक नहीं करनी है, कुछ लोग कुंडली पे चले जाते हैं पहले कि पहले कुंडली मिलाओ, जरूरी नहीं है कुंडली मिले ना मिले, विचार मिलने जरूरी है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ए और बी की शादी कैसे होगी। ठीक है, तो ए और बी की शादी के लिए सबसे पहली जो चीज़ आप चेक करोगे वो यही चीज़ चेक करोगे कि कहीं ए और बी का कोई रिलेशन तो नहीं है आपस में, मतलब इनका कोई आपस में
ब्लड रिलेशन तो नहीं है, खून का कोई संबंध तो नहीं है, या कोई भी रिलेशन तो नहीं है। पता चला बी जो है वो ए के मामा की बेटी निकल गई, है ना। यह हो सकता है बी जो है ए के किसी ना किसी रिश्तेदार की बेटी निकल गई, ठीक है। और रिश्तेदार की बेटी निकल गई अगर ये बी ए की, तो आप बोलोगे कि जैसे ही आप ए और बी की शादी कराओगे तो ए का जो संबंध उसके पिता और माता से होगा वो चेंज भी हो सकता है। कि सपोज करो ये किसी रिलेशन में इसकी बहन लगती हो, और ये इसके सपोज करो ये इसके क्या लगते हो, मामा लगते हो, ठीक है। तो ऐसा अगर रिलेशन बना है तो हमारे तो जो पुराने रिलेशन है वो बिल्कुल ही चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कभी भी कोई नया रिलेशन बनाने से पहले। देखो नया रिलेशन जब बनता है तो नए रिलेशन बनने दो, जो नए रिलेशन बन रहे हैं वो तो बनेंगे ही। ए के फादर जो है वो मदर है वो नए कुछ ना कुछ रिलेशन बी के साथ बनाएंगे, बट उनके जो पुराने वाले जो रिलेशन है वो चेंज ना होते हों। अगर सी जो है वो ए का पिता है ना, तो बेटा वो पिता ही रहे, वो मामा ना बन जाए, ठीक है। अगर वो मामा बनता है तो इसका ये मतलब है कि आप ए की शादी बी के साथ नहीं करा सकते हो। यही चीज़ चेक करनी होती है संभावना में। संभावना में मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला जो पहले के रिलेशन है वो बदले ना, ठीक है। तो पहले के जो रिलेशन हमारे पास सिलोजिज्म में दिए होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं स्टेटमेंट्स। वो क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स। मतलब कथन में जो संबंध लिखे गए हैं किन्हीं दो एलिमेंट के, वो संभावना के रखने पर एक भी संबंध गलत ना होता हो, तभी आप कह सकते हो कि वो जो संभावना है वो आपकी सेटिस्फाई कर सकती है। मतलब अगर ए का रिलेशन सी और डी के साथ बी से शादी करने के बाद चेंज नहीं होगा तो आप बोल सकते हो हाँ ए और बी की शादी हो सकती है। बट अगर ए का रिलेशन सी और डी के साथ बी से शादी करने के बाद चेंज होता है तो आप बोलोगे ए और बी की शादी नहीं हो सकती है। यही चीज़ें चेक करनी होती है बेटा में अपने संभावना में। संभावना में हम क्या करते हैं कि अपनी संभावना रखने के बाद, अब ये संभावना कहाँ लिखी होगी, ये आपके निष्कर्षों में लिखी हुई होगी। वो जो निष्कर्ष की संभावना है अगर मैं उसे अपने वेन डायग्राम यानी जो स्टेटमेंट्स के लिए मैंने वेन डायग्राम बनाया था उस पर रखने पर मेरी एक भी स्टेटमेंट, ये ध्यान से समझिएगा, एक भी स्टेटमेंट मतलब एक भी कथन अगर गलत होता है, एक भी कथन गलत होने का मतलब क्या है कि जो पुराने जो रिलेशन थे वो अगर गलत हुए तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलेगा कि ये जो संभावना है ये क्या होगी, गलत होगी। बट अगर इसके रखने पर, एक संभावना को रखने पर मेरा पुराना जो भी रिलेशन था यानी जो भी स्टेटमेंट्स थी उनके रिलेशन गलत ना हो तो समझ जाओ कि वो संभावना अप्लाई हो सकती है। इसे ही को हम बोल देते हैं पॉसिबिलिटी का केस। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन पे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जिससे पॉसिबिलिटी को क्लियर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें समझना है बेटा कि पॉसिबिलिटी किस तरह से काम करती है, ठीक है। अब मेरे पास देखो एक डायग्राम मैं पहले बना के देखता हूँ स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी कैसे कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। अब देखो पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। एक और चीज़ जो थोड़ा एक हम पहले थोड़ा डिस्कस करना भूल गए, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज़ हमने देखा कि कब आपकी संभावना सही होती है, तो संभावना आपकी तब सही होती है जब किसी भी पॉसिबिलिटी को अप्लाई करने के बाद, पॉसिबिलिटी को अप्लाई करने के बाद स्टेटमेंट्स सही रहती हो, यानी कि स्टेटमेंट्स गलत नहीं होती हो, तब आप बोलोगे कि वो पॉसिबिलिटी सही है। और अगर ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना अप्लाई करने के बाद स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, स्टेटमेंट आपकी गलत होती हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। पहला तरीका तो ये होता है पॉसिबिलिटी को चेक करने का।
दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, कभी भी किसी भी विजिबल रिलेशन में, ये ध्यान रखना, किसी भी विजिबल रिलेशन में, विजिबल रिलेशन सभी लोग जानते हैं, यानी कि वेन डायग्राम में जो संबंध आपको क्या होगा, दिखाई देता होगा। हिंदी में बोला जाए तो मैं बोल सकता हूं जो दृश्य संबंध होगा, यानी जो संबंध मुझे क्या होगा, दिखाई देता होगा, उसके बीच भी मैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना को अप्लाई नहीं करूंगा। तो ये ध्यान रखना, जो चीज़ हमें विजिबल होती है वहां पर भी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होती है, जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है कि जब भी कोई रिलेशन दिखाई देगा तब हम पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई चीज़ पता है, मुझे पता है कि कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, ये मुझे पता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ ए का बी होना एक संभावना है, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये मैं नहीं कहूँगा। कब? जब मुझे वो चीज़ पता होगी। तो जो चीज़ बेटा लॉजिकली सही होती है उसमें हम कभी भी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं करते, ये ज़रूर ध्यान रखना। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, थर्ड एक और चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी पॉसिबिलिटी के, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी के केस में आइदर केस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आइदर केस कभी भी अप्लाई नहीं होता है पॉसिबिलिटी वाइज। ठीक है, क्यों? आइदर अपने आप में भी एक पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होती है। तो आइदर केस आप पॉसिबिलिटी पे कभी अप्लाई नहीं करोगे, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आइदर केस सिर्फ लॉजिकल में अप्लाई होता है, आइदर केस पॉसिबिलिटी पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ड्रॉ कर लेते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, हमने ड्रॉ कर लिया। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। ठीक है, ये भी ड्रॉ हो गया। अगला नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया है ना। ओके, ये हमारे पास जितने हमारे पास कथन थे, कुछ ए बी हैं हमने बना दिया, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं हमने ये भी बना दिया, कोई सी डी नहीं है हमने ये भी ड्रॉ कर दिया। ये सब चीज़ें हमने ड्रॉ कर दी अपने डायग्राम में। अब बात कर लेते हैं संभावना की। ठीक है, तो पहले तो मैं ये चीज़ें चेक करता हूँ, इनमें से देखो 1 2 3 4 आप पे संभावना लिखी है। इन चारों संभावनाओं को जरा गौर से देखो, हर जगह पे ये लिखा है यह एक संभावना है, ऐसा आपके पास निष्कर्ष लिखा होगा, या ऐसा लिखा होगा हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, या कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि ए का डी होना एक संभावना, अलग अलग लैंग्वेज में संभावना लिखी गई है, अलग अलग तरह से लैंग्वेज में संभावना को लिखा गया है। तो इन सब फॉर्मेट में हमारी संभावना लगी हुई है। ठीक है, अब देखना है कि कौन सी संभावना सही है या गलत है। तो पहली चीज हमने एक चीज बोली थी आपको कि कभी भी अगर कोई रिलेशन कैसा है, विजिबल रिलेशन है। विजिबल रिलेशन मतलब दिखाई देने वाला संबंध अगर है तो वहां पे पॉसिबिलिटी कभी भी अप्लाई नहीं होती है। तो इन चारों में से जरा एक बार देखो, इनमें से कोई ऐसा संबंध तो नहीं है जो मुझे यहाँ दिखाई देता था और उन्होंने पॉसिबिलिटी अप्लाई की है। तो मैं पहले को ही देख लेता हूँ, कुछ ए सी हैं। तो बेटा कुछ ए सी हैं जो है ना, कुछ ए सी हैं, ऐसा तो मुझे पहले ही दिखाई दे रहा था, ये दिख भी रहा है ए और सी का रिलेशन। तो ये चीज़ जब मुझे दिख रही थी तो मैंने बोला ना कि जो चीज़ दिखाई देगी यानी विजिबल होती है उसमें आप संभावना को अप्लाई नहीं करते हो। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो पहला वाला आपका निष्कर्ष है फर्स्ट, ये क्या है बेटा आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लॉजिकली सही थी बात, और लॉजिकली जो चीज़ सही होती है उसमें कभी भी हम संभावना या पॉसिबिलिटी को अप्लाई नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला कि पहला वाला क्या है, गलत है। क्लियर है? इतने कंक्लूजन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये हमने इसलिए रखा है ताकि आपको पॉसिबिलिटी को हर एंगल से हर तरीके से सॉल्व करके बताई जा सके कि कब अप्लाई होगी, कब नहीं अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हमारी अप्लाई नहीं होती। और कोई ऐसा रिलेशन तो विजिबल नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा सम ए आर डी, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल ए आर डी, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सम ए कैन बी डी, सम ए कैन बी डी, सॉरी सम बी कैन बी डी, ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि ये जो
बाकी के 3 थे, ये वाले जो 3 हैं, इनमें से कौन सी संभावना अप्लाई हो सकती है। तो मैंने क्या बोला कि संभावना आप तभी अप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी भी व्यक्ति का संबंध आप दूसरे व्यक्ति के साथ तभी बना सकते हो जब उस व्यक्ति के साथ या उस नए मेंबर के साथ रिलेशन बनाने के बाद आपके पुराने वाले रिलेशन जो है ना अपने फैमिली के साथ, वो गलत ना होते हों, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ ये संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज वो संबंध बन नहीं सकता है। तो पहले देख लेते हैं सम ए आर डी, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं तो सपोज करो इस डी को ए के साथ सम का रिलेशन में हम डाल देते हैं। यहाँ पे वो जो डी वहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया सम ए आर डी, इन्होंने बोला सम ए आर डी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो मैंने ये संभावना को दर्शा दिया। ये दर्शाने के बाद अगर मेरी एक भी स्टेटमेंट गलत हुई तो इसका ये मतलब है कि संभावना गलत है, और अगर मेरी स्टेटमेंट सबकी सब स्टेटमेंट सही रही तो समझ जाना ये संभावना सही है। देखो पहला स्टेटमेंट मेरे पास कह रहे हैं कुछ ए बी है, बन रहा है, सभी बी सी हैं, ये भी बन रहा है। फिर क्या कह रहा है कोई सी डी नहीं है, ये मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूँ, है ना। डी का कोई हिस्सा सी में भी नहीं आया, इसका मतलब जितने कथन लिखे गए थे वो सब के सब कथन इस संभावना को रखने पर गलत नहीं होते हैं। इसी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो सेकंड वाला जो पॉसिबिलिटी है ये बेटा आपका क्या है, सही है। तो सेकंड वाला जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये सही क्यों है, क्योंकि संभावना को अप्लाई करने के बाद मेरा एक भी निष्कर्ष गलत नहीं होता है। ये क्लियर हो गया होगा शायद सबको। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड वाले के बारे में। थर्ड वाले को समझना है बेटा। थर्ड में कह रहा है ऑल ए आर डी। अब जरा ये वाला ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैं ऑल ए आर डी ड्रॉ करने जाता हूँ इस डायग्राम में, तो सपोज करो मैं एक अलग मार्कर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अगर ये डी जो है इस ए के साथ ऑल का रिलेशन ऐसे बना दे, ऑल ए आर डी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा बोला गया है तो मैंने बना दिया ऑल ए आर डी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इस संभावना को दर्शाने के बाद क्या आपका कोई स्टेटमेंट गलत तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखो सम ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, ये भी ठीक है। अब कह रहे थे कि नो सी इज डी, बट यहाँ सी और डी को देखोगे बेटा तो सी और डी ने तो आपस में ही एक संबंध बना दिया, कौन सा, सम का, जो कि नहीं बनना चाहिए था। क्लियर है। तो सी और डी का संबंध कैसा बन गया, सम सी आर डी का, जबकि होना क्या चाहिए हमारे पास स्टेटमेंट वाइज, नो सी इज डी। अब हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट तो कभी गलत नहीं होती, तो स्टेटमेंट अगर गलत नहीं होती तो इसका एक ही मतलब है कि ये संभावना ही आपकी गलत है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि संभावना को अप्लाई करने के बाद मेरी एक स्टेटमेंट जो है, एक कथन जो है वो गलत होता है। ठीक है, तो संभावना तभी सही है जब संभावना को रखने के बाद आपकी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कथन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका जो सेकंड वाला है ये गलत है। अब बेटा थर्ड के बारे में बात करते हैं, जो नेक्स्ट है आपके पास, इसके बारे में भी जरा ड्रॉ करते हैं। अगला कह रहा है सम बी कैन बी डी। ओके, सम बी कैन बी डी, कुछ बी डी हो सकते हैं। देखो अगर जैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ बी डी है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है मेरा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं होना चाहिए, वो सीधा सीधा गलत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सी और डी कैसा बना रहे हैं, फिर से रिलेशन, ये फिर से सम का रिलेशन बना जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि फिर से इसको अप्लाई करने के बाद जब भी मैं सम बी कैन बी डी ड्रॉ करता हूँ तो मेरा एक ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत आ जाता है। इसका ये मतलब है कि स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकती, इसका मतलब ये निष्कर्ष ही गलत है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इन जितनी भी पॉसिबिलिटी आपने लिखी, इन सब की सब पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी अप्लाई हो सकती है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाली में अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस करके बताता हूँ। पहली वाली क्यों अप्लाई नहीं हो सकती, पहली वाली इसलिए अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि वो विजिबल है, और हमने बोला है कि विजिबल रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, तभी पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी। तो विजिबल था इसलिए अप्लाई नहीं हुई। थर्ड वाली क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने सभी ए डी हैं ड्रॉ करा, जैसे ही ऐसा बनाया कि सभी ए डी हैं, ऐसा करते ही मेरा क्या हो गया,
डी और सी का आपस में सम का रिलेशन फॉर्म हो गया, जबकि डी और सी का आपस में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। नो का मतलब हो गया ना सी डी के अंदर आएगा ना डी सी के अंदर आएगा, पर जैसे ही मैं ए के बाहर बनाता हूँ डी को, वो सी के अंदर आ जाता है, इस वजह से वो गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट जो लिखी है बेटा वो कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या कह रहा है, कुछ बी डी हो सकते हैं। ये हमारा क्यों गलत है, क्योंकि जैसे मैं ये कुछ बी डी है ये डायग्राम बनाता हूँ, उसी केस में मेरा सी जो है डी के साथ सम का रिलेशन फॉर्म कर जाता है, जबकि सी और डी का रिलेशन आपस में नो का बनना चाहिए। तो ये जो तीनों मैंने अभी तीनों निष्कर्ष के बारे में बात की, ये तीनों किस तरह से गलत हैं ये अब आप समझ गए होंगे। दूसरा आपका सही क्यों है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद मेरा कोई एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ। ये दिख भी रहा है जो ब्लू से आपने ड्रॉ किया हुआ है, जब मैं ये बनाता हूं तो मेरे सारे रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से बनाइएगा, अलग अलग बनाइएगा सबको, मतलब पहले वाले का अलग से, दूसरे का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग, ताकि आपको क्लियर रहे कि कब अप्लाई हो सकती है। एग्जाम में आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है, एक लॉजिकल एक पॉसिबिलिटी, तो एग्जाम में ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी आता है। एक और इस पे हम क्वेश्चन लेके देखते हैं, तो अगले एक और लेते हैं इस पे क्वेश्चन। ओके, नाउ ये यहाँ पर भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी है और उससे रिलेटेड जो निष्कर्ष लिखे हैं उनमें संभावना दी हुई है। तो बेटा पहले सबसे पहला काम तो यही करके देखते हैं कि पहले तो ड्रॉ करके देख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, तो ये लिखा है ऑल ए आर बी, सभी ये क्या है बेटा बी है, ऑल ए आर बी। फिर कह रहे हैं ऑल बी आर सी, ठीक है, ये भी बना दिया ऑल बी आर सी। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है आपका, नो बी इज डी, कोई बी डी नहीं है, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया, नो बी इज डी। ये हमारे पास हमारी तीनों स्टेटमेंट बन गई। अब पहली चीज आपको बेटा यही चेक करनी है कि इसको देख लो, कोई ऐसा निष्कर्ष तो नहीं है जो यहाँ दिखाई दे रहा था और वहाँ लिखा हुआ है संभावना में। तो पहला देखते हैं, कुछ ए सी हैं, या एक संभावना है, कुछ ए सी हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आउटर रूल है, आउटर रूल में ऑल और सम दोनों ही सही होता है। तो ये जो पहला वाला जो पॉसिबिलिटी है तो मुझे दिखाई दे गया, तो दिखाई दे गया पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब ये गलत है। ये ध्यान रखना, लॉजिकली ये चीज़ सही है। अगर ये चीज़ हटा दिया जाए ना, इसको हटा दिया जाए, ये चीज़ हटा दी जाए, सिर्फ इसकी बात की जाए तो ये सही होगा। बट क्योंकि इसके पीछे ये लिखा है ना, यहाँ एक संभावना, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये चीज़ होने की वजह से ही ये जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है बेटा, ये इसी वजह से गलत है। अगर ये नहीं होता तो ये सही था। क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड देख लेते हैं अपना। सेकंड जो आपके पास है, सेकंड क्या है, सेकंड में कह रहा है कुछ ए डी है, यह एक संभावना है, सम ए आर डी इट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ड्रॉ हो सकती है ये पॉसिबिलिटी? अगर मैं सम ए आर डी इसको ड्रॉ करने जाता हूं तो मुझे ऐसा ही बनाना पड़ता है, चाहे मैं किधर कोई भी बनाऊं ऐसा बनाना ही पड़ता है। जैसे ही ए और डी सम का रिलेशन बनाते हैं वैसे ही बी और डी भी सम का रिलेशन बना देते हैं। भाई ए के साथ सम का रिलेशन बनाने के लिए इस डी को बी के साथ भी सम का रिलेशन बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा करते हुए डी और बी का रिलेशन स्टेटमेंट के आधार पर अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो स्टेटमेंट ये कहती है कि इनका रिलेशन नहीं होना चाहिए बी और डी का, पर संभावना ड्रॉ करते हुए रिलेशन बन रहा है। इसका ये मतलब है कि मेरा कथन तो गलत नहीं हो सकता, ये संभावना ही गलत है। ठीक है बेटा, तो सेकंड वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसको ड्रॉ करते हुए मेरी थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, बाकी दो स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सही रहती हैं। अगला क्या कह रहे हैं कि कुछ सी जो है वो डी हो सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कुछ सी डी हो सकते हैं, जरा इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो कुछ सी डी हो सकते हैं, ये सी दिख रहा है, इसके साथ मैं इसको कुछ में बना देता हूं। ठीक है, कुछ सी डी हो सकते हैं, हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऑल ए आर बी दिखता है, ऑल बी आर सी ये भी दिखता है, नो बी इज डी ये भी आपको विजिबल है, ये भी दिखाई देता है। देखो क्या होना चाहिए था, बी और डी का आपस में संबंध नहीं दिखाई देना चाहिए था, वो ठीक है वो नहीं दिखता है। ठीक है, बी और डी का नो का रिलेशन दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि ये अप्लाई करने के बाद
कुछ सी डी हो सकता है, समख्यान भी डी। ऐसा अप्लाई करने के बाद मेरा तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट क्या रहते हैं, सही रहते हैं। इसीलिए बेटा ये पॉसिबिलिटी जो है ये पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना कब सही होगी, जब संभावना को रखने पर आपका कोई भी स्टेटमेंट यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं होता हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप सिलोजिज्म का चैप्टर पढ़ते हो, कि कोई चीज़ लॉजिकली कब सही है वो आपको पता होना चाहिए, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी वाइज कब सही है वो पता होना चाहिए, कब आप आइदर केस अप्लाई करते हो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आप पे होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो कोशिश हमने पूरी की है कि जितने भी डाउट्स रह सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसे हम सॉल्व कर सकें अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी आती है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम एक इस पे स्पेशल सेशन भी करवा देंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। उससे पहले जिस भी चैप्टर की डिमांड आएगी रीजनिंग में, हम उस चैप्टर से रिलेटेड एक स्पेशल सेशन आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए करेंगे। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में किसी टॉपिक में भी कोई इश्यूज आते हैं तो आप उस पर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस पर भी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे भी, उस पर्टिकुलर सेशन पे भी अलग से एक आपको वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सबके सब डाउट्स क्लियर रहें। तो ये आपका टॉपिक था सिलोजिज्म, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम दो, यानी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दो, आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दो, आप सेंट्रल लेवल पे कोई एग्ज़ाम दो, आप बैंकिंग का भी कोई एग्ज़ाम दो, तभी भी सिलोजिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जब भी हम इसको बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बैंकिंग में हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स, कुछ और तरह के स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, और एक इसमें हम डेफिनेट केस भी पढ़ते हैं जो यहाँ पर हमारे पास एसएससी या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो सब बैंकिंग वालों के लिए होगा। जब हम बैंकिंग की बात करेंगे, जब बैंकिंग के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मैं इस टॉपिक में आपका बैंकिंग का सेगमेंट भी कवर कराऊंगा, मतलब जो डेफिनेट केस है उस पर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये आपका जो चैप्टर था ये था सिलोजिज्म। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। कुछ वीडियोस जो प्रॉपर तरीके से अगर आपके बीच नहीं आ पा रही हैं तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ या कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अभी कुछ दिन से वीडियोस जो हैं वो अपने प्रॉपर टाइमिंग पे अपलोड नहीं हो पा रही थी। कुछ ही टाइम में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन बैचेस भी हैं। उन ऑफलाइन बैचेस का जो रस है, जो शेड्यूल है, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे हमने इसे शेड्यूल कर लिया है, तो आगे जाके हम ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि जितनी भी आपके लेक्चर हैं, वो चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, सभी जो लेक्चर हैं वो आपके एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ आपके प्रॉपर टाइम पे ही हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।